Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the video number 6 for chapter number 3. Before starting with the video, let me tell you मैंने आप लोग के लिए कुछ प्लान किया है. जो एसेज हैं वो एसेज के लेक्चर्स तो लाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बिकॉज़ अभी चैप्टर्स ही काफ़ी सारे रह गए हैं. सो एसेज तो आपको खुद से ही प्रिपेयर करना है. एंड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6 एंड जो आपका 12 है, 10 है, 13 है, ये सब आपको खुद से ही प्रिपेयर करने हैं. एंड बाकी जो रिमेनिंग है 5, 6, 7, 8 और 4, इसमें मैं कोशिश करूँगी 4 एंड 5 तो ले आऊँ. फिर भी अगर वो भी नहीं हो पाते हैं तो वो भी आपको खुद से ही करना होगा, है ना. एंड एसेज भी आपको खुद से करना है. अब ये जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये भी बहुत सारे एसेज हैं. तो आप लोग को क्या होता होगा, आप लोग को एकदम से क्लिक नहीं होता होगा कि क्या नाम है ऐसे का और क्या नंबर है. जैसे कि आप लोगों ने लॉ में आप करते हो कि सेक्शन नंबर और सेक्शन का जो नेम होता है वो अगर गलत हो जाता है तो आपके जो मार्क्स हैं वो कटने के चांसेस हो जाते हैं. इसी तरह से ऑडिट में और लॉ में तो फिर भी ऑप्शनल होता है कि आपको सेक्शन नंबर्स याद आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऑडिट में तो इट इज़ कंपलसरी कि आपको जो एसेज आपके सिलेबस में है उसके नाम और नंबर दोनों याद होने चाहिए. सो फॉर दैट मेरे पास में मेरे को अभी आइडिया क्लिक हुआ था. सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद यू. मैं डेली वीडियो में 4 ऐसे नंबर बोलूँगी एंड आपको फ़ौरन की फ़ौरन कमेंट करना है नीचे ऐसे का नंबर एंड ऐसे का नेम. जिसको नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो उस ऐसे को फ़ौरन की फ़ौरन देख लेगा. अपने पास में प्रोनाउंसमेंट्स की बुक रखना आप, जिसमें आप या फिर एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना. फ़ौरन की फ़ौरन आपको देखना है. तो इससे क्या होगा ना, मैं रिपीट भी करूँगी वीडियो में, डेली 4 ऐसे के नंबर मैं बोलूँगी. तो उससे ये होगा कि बार बार आपकी आंखों के आगे से वो नाम और नंबर जाएगा तो आपको याद हो जाएगा एग्ज़ाम तक, ठीक है ना. सो 4 एसेज फॉर दिस वीडियो आर ऐसे नंबर 200 एंड ऐसे नंबर 500, ऐसे नंबर 700 एंड ऐसे नंबर 220. बहुत ही ज़्यादा बेसिक से ऐसेज हैं, ये सारे हमारे चैप्टर्स में डिस्कस हो चुके हैं. तो इसका नेम एंड नंबर मतलब लाइक ऐसे 200 फिर इसका नेम आपको लिखना है. तो अगर जिस भी बच्चे को इन चारों के नाम याद हैं तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है, या जिसको 1-2 के भी याद हैं तो जितने भी आपको एसेज के नाम नंबर बिना देखे याद हैं उसके लिख दो फ़ौरन की फ़ौरन, ठीक है ना. तो उससे ये होगा कि आपको याद हो जाएगा. जिसको नहीं है वो अभी के अभी क्या करो, वीडियो पॉज करो और अपना ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स की जो बुक है या जहाँ पे भी आपने एसेज के नेम और नंबर लिख रखे हैं उसको जाके देख लो, तो उससे आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो. एंड इन दिस वीडियो आई हैव प्लान्ड कि मैं आपको टॉपिक नंबर 3 करवाऊँगी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ योर ऐसे 580. एंड 4th टॉपिक मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊँगी एंड मैं 6th वाला कराऊँगी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, दैट इज़ योर ऐसे 510, ठीक है. तो ये ऐसे 510 है और वो ऐसे कौन सा है 580. तो ये दोनों ऐसे आप पढ़ लेना इसके बाद में जब मैं आपको ये इसमें से बता देती हूँ, ठीक है. जब मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूँ तब आप क्या करना, दोनों ऐसे पढ़ लेना. ये कौन सा ऐसे नंबर 580. और ये चारों के चारों ऐसे जो हैं इसके आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है. डेली मैं आपको ऐसे 4 नंबर दूँगी. Written representations may be defined as written statement by management provided to the auditor. अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना. written representations क्या होते हैं? written representations may be defined as a written statement by management to the auditor. By management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence. written representations क्या होते हैं? वो written statement, कौन से रिटन स्टेटमेंट? वो रिटन स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को. किस लिए देता है? जिससे कि वो कुछ मैटर्स के बारे में कंफर्मेशन कर पाए या फिर वो अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट कर पाए. तो वो जो स्टेटमेंट्स ऑडिटर मैनेजमेंट से मांगता होगा, तो जो रिटन स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को कुछ सर्टेन मैटर्स की कंफर्मिटी देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए ऑडिटर के ऑडिट एविडेंस को, वो क्या होते हैं? रिटन रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. Written representations in this word do not include financial statements, the assertions therein, or supporting books and records. अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो भी assertions हैं ये सब रिटन रिप्रेजेंटेशंस नहीं होते हैं, ठीक है. रिटन रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? वो रिटन स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर
मांगता है मैनेजमेंट से एंड मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है, जिससे कि वो कुछ मैटर्स के बारे में कन्फर्मिटी दे पाए या फिर वो सपोर्ट कर पाए अदर ऑडिट एविडेंस को. Written representations as audit evidence. Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at conclusions on which the audit opinion is based. Audit evidence क्या होता है? वो सारी की सारी information जिसको use करके, जिसका analyze करके auditor एक conclusion पे reach कर पाता है. Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of the entity's financial statements. अब उसको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स भी चाहिए होते हैं मैनेजमेंट से, तो वही जो स्टेटमेंट्स उसको चाहिए होते हैं जो उसके एविडेंस को सपोर्ट कर पाएँ, तो वही रिटन रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो वो ऑडिट कर ही रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो अदर रिटन स्टेटमेंट्स वो मैनेजमेंट से मांग रहा है वो रिटन रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब रिटन रिप्रेजेंटेशंस नहीं हैं. Accordingly, similar to responses to inquiries, written representations are audit evidence. अब इन्होंने इसको और क्लियर कर दिया कि जैसे आप किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहे हो एंड आपको वो रिटन रिप्लाई देता है, या फिर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में भी तो वो रिटन स्टेटमेंट ही भेज रहा था, रिस्पॉन्स जो भेज रहा था, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिटन रिप्रेजेंटेशन होती हैं. लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब बेसिकली जो होता है उसको सिमिलर टू रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो, लेकिन जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को. ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में तो जो स्टेटमेंट थे वो थर्ड पार्टी दे रही थी, वो मैनेजमेंट थोड़ी दे रही थी. तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट दे रहा है ऑडिटर को. ठीक है. Written representations are requested from those responsible for the preparation and presentation of the financial statements. अब प्लीज़ मैंने एग्जाम्पल आपको भले ही दे दिया एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पार्टी का, लेकिन वो मैंने आपको किस लिए दिया जिससे कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस होता क्या है. लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशन की जो टर्म है ये बेसिकली किन लोगों से रिलेटेड होता है? जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए, मतलब कि मैनेजमेंट. ठीक है ना. तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस जहाँ भी टर्म आ गया वहाँ आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मैनेजमेंट, या फिर जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है. ठीक है. Although written representations provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters in which they deal. मतलब ये कि सिर्फ ये सपोर्टिंग एविडेंस का काम करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उसको एक एविडेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो. वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सपोर्टिंग एविडेंस का काम करते हैं, तो ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का काम नहीं कर सकते हैं. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representations does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibility. मतलब ये कि ये फैक्ट भी ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड रिलायबल रिटन रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट ने रिलायबल रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो नेचर है और एक्सटेंट है अदर ऑडिट एविडेंस का उसको अफेक्ट करेगा. मतलब ये सपोर्टिंग एविडेंस का काम तो करेगा ही, लेकिन साथ में जो भी अदर ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट द ऑडिटर्स ऑब्टेन अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दी हैं तब भी ऑडिटर की ये ड्यूटी रहेगी कि उसको चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफ़िल करा है या नहीं करा है. ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उसने रिप्रेजेंटेशन दे दी इसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई. वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस का काम करता है, बट इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑडिटर टू चेक कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं या नहीं, या फिर और अबाउट स्पेसिफिक एजर्शंस. मतलब ये दोनों काम भी करने ही करनी है. हाँ, लेकिन अगर आपने कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगी है तो वो क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को इन सपोर्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस. ठीक है. द ऑडिटर पी, अब इसमें इलस्ट्रेशन है. द ऑडिटर पी ऑफ PAR एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये ऑडिटर जी हैं पी. ठीक है. ये ऑडिट कंडक्ट कर रहा है कपूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का. So the auditor requests management to provide banker's certificate in support of fixed assets, whereas management provided only written representation on
ऑन द मैटर। मतलब कि ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि मुझे बैंकर का सर्टिफिकेट दे दो जो सपोर्ट में है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करा, सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो अब एज एन ऑडिटर आपको बताना है कि क्या ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये ऑडिट एविडेंस का काम कर पाएगी या नहीं। तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। अब देखते हैं इसको हमें लिखना कैसे है। Although written representation provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence। मतलब ये कि जब ऑडिटर ने बैंकर सर्टिफिकेट मांगा है तो भैया बैंकर सर्टिफिकेट दो ना। बैंकर सर्टिफिकेट के साथ में भी अगर कोई और स्टेटमेंट चाहिए होगा तो वो होगा रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन एट इट्स ओन कैन नॉट बी यूज्ड एज इन sufficient and appropriate audit evidence. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation का ये मतलब नहीं है कि वो उसकी नेचर और एक्सटेंट को अफेक्ट करेगा अदर ऑडिट एविडेंस की, या फिर वो इस बात को अफेक्ट करेगा कि ऑडिटर अपने मर्जी से ही कंक्लूड कर ले कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में फुलफ़िल कर लिया, या फिर जैसे इस केस में हुआ है कि उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रिटन रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे उसको फिक्स्ड एसेट की जो भी बात चेक करनी थी वो कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। जब उसको बैंकर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसी से ही उसकी बात बनेगी। So applying the above to the given problem, the auditor would further request the management to provide him with the banker's certificate in support of the fixed deposits held by the company. I guess आपको क्लियर हो गया। प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे भी रिटन रिप्रेजेंटेशन टर्म आ रहा है वहाँ आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, मैनेजमेंट। ठीक है ना, मैनेजमेंट और TCWG एज द केस मे बी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटर के रिटन रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। तो उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है, अदर एविडेंस को सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली। अब चलिए हम लोग बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। So to obtain written representations from management, also that management believes that it has fulfilled its responsibility for the preparation of financial statements and for the completeness of the information provided to the auditor। मतलब ये कि written representation तो वो obtain कर ही लेगा, साथ ही में management ऑल्सो दैट मैनेजमेंट बिलीव्स, साथ ही में मतलब मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के को फुलफ़िल करना है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में जो भी वो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर जो मांग रहा है मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो ऑडिटर को दे रहा है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ऑडिटर का ये हो गया रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन, कि उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, और साथ में ये भी उसको देखना है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में फुलफ़िल किया है या नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है या नहीं। ठीक है, फिर टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, to support other audit evidence relevant to the financial statements or specific assertions in the financial statements by means of written representation। written representation को ऑडिटर क्या कैसे यूज़ करेगा, अपने एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए ऑडिटर की रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन, टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड टू सपोर्ट अदर एविडेंस एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटन रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, और इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। तो अगर मैनेजमेंट ने दे दी है रिटन रिप्रेजेंटेशन तब भी वो अप्रोप्रिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना होगा कि उसको और कुछ तो नहीं चाहिए, या फिर जो भी उसके कमेंट्स हैं। एंड अगर मांगी है फिर भी नहीं दी है मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो भी उसको ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव है कि उसको रिस्पॉन्ड करना होगा मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएटली। ज़रा सा ही रह गया है ये टॉपिक अभी, थोड़ा सा बस 2 पैराग्राफ्स है, मतलब 2 सब टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट फ्रॉम होम रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। The auditor shall request written representations from the management with appropriate responsibility for the financial statements and knowledge of the matter concerned। किससे रिक्वेस्ट करेगा ऑडिटर, फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस मैनेजमेंट के पोर्शन से रिक्वेस्ट करेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जिसको नॉलेज है उस कंसर्न मैटर की। ठीक है, अब मैनेजमेंट भी इतना बड़ा है तो उन लोगों से ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए ऑडिट रिटन रिप्रेजेंटेशन जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जिनको नॉलेज है उस मैटर के बारे में।
Written representation are requested from those responsible for the presentation and preparation of financial statements. Those individuals may vary depending on the governance structure of the entity and relevant law or regulation. अब यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि वो इंडिविजुअल्स डिपेंड अलग अलग हो सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है एंटिटी का और जो भी लॉ वगैरह है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं. However, management rather than those charged with governance is often responsible party. लेकिन वैसे कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? जनरली मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है. इंडिविजुअल्स में वेरी. Written representation may therefore be requested from the entity's chief executive officer and the chief financial officer or other equivalent person in entities that do not use such titles. Written representation इन लोगों से रिक्वेस्ट होगी, CEO, CFO या फिर जो इन्हीं की पोस्ट के इक्वल है. In some circumstances, however, other parties such as those charged with governance are also responsible for the preparation and presentation. As I already told you कि कुछ केसेस में जो है TCWG भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन के लिए. So due to its responsibility for the preparation and presentation of financial statements and its responsibility for the conduct of entity's business, management would be expected to have sufficient knowledge of the process followed by the entity in preparing and presenting the financial statements and assertions therein on which टू बेस द रिटन रिप्रेजेंटेशन. मतलब क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इसलिए हम मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया जो भी है तुम्हें उस बारे में नॉलेज है, जो भी हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं उस चीज़ की, एंड जिस भी बेसिस के लिए हमें तुमसे रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसकी तुम्हें अच्छे से नॉलेज है. इन some cases, however, management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statements and assertion. मतलब मैनेजमेंट के अलावा भी अगर कुछ लोग हैं तो उस केस में जो है वो मैनेजमेंट क्या करेगा, उन लोगों से इंक्वायरी करेगा, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटिंग टू द मैटर्स अबाउट विच रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड. तो ये कौन कौन से हो सकते हैं इंडिविजुअल्स जो मैनेजमेंट के काम में आएंगे उस टाइम पे जब हम मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, वो हो सकते हैं. एंड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिटरमाइनिंग अकाउंटिंग मेजरमेंट्स. एक्चुअली हो सकता है कोई, स्टाफ इंजीनियर्स हो सकते हैं हु मे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड हैव स्पेशलाइज नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट लाइबिलिटी मेजरमेंट्स. एंड इंटरनल काउंसिल हो सकते हैं जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें फॉर द प्रोविजंस ऑफ लीगल क्लेम्स. तो इन तीनों से भी मैनेजमेंट जो है वो जानकारी ले सकता है एंड इसके बेसिस पे वो ऑडिटर को क्या दे सकता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन. इन some cases, management may include in the written representation qualifying language to the fact that representations are made to the best of his knowledge and belief, and it is reasonable for the auditor to accept such wording if the auditor is satisfied that the representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of the matters included in the representations. मतलब मैनेजमेंट जो है अगर वो अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये वर्ड यूज़ कर रहा है क्वालिफाइंग लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंटेशंस आर मेड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, तो ऑडिटर उस पर रीजनेबली बिलीव कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट जो दिया है वो दिया है एंड साथ में मैनेजमेंट ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में फुलफिल करा है, तो जो ऑडिटर है वो उस पर रीजनेबली बिलीव कर सकता है. फिर उसके बाद में रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो था कि किससे हम रिक्वेस्ट करेंगे. अब जो दे रहा है मतलब मैनेजमेंट से हम मांग रहे हैं तो वो जो दे रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन. Audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled the responsibility is not sufficient without obtaining confirmation from management about the same. तो मतलब ऑडिट एविडेंस इस बारे में कि तुमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में फुलफ़िल कर लिया है, ये ऑडिटर तब तक कंक्लूड नहीं कर सकता जब तक वो मैनेजमेंट से कंफर्म नहीं कर लेगा. दिस इज़ बिकॉज द ऑडिटर इज़ नॉट एबल टू जज सोली ऑन अदर ऑडिट एविडेंस. तो मतलब ये है कि ऑडिटर अकेले जज तो कर नहीं सकता है ऑडिट एविडेंस को, तो इसलिए जो भी ऑडिट एविडेंस आपने मैनेजमेंट से लिया है तो आपको ये उससे कंफर्म करना पड़ेगा कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में फुलफ़िल किया है. सॉरी. For example, the auditor could not conclude that management has provided the auditor with all relevant information agreed in the terms of audit engagement without asking it whether and receiving confirmation that such information has been provided. मतलब ये for example जो ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर ये कंक्लूड नहीं कर सकता है
क्या कंक्लूड नहीं कर सकता, जब तक कि ये कंक्लूड नहीं कर सकता दैट मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अग्रीड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर तब तक कंक्लूड नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, जब तक कि वो उससे पूछ नहीं लेता है एंड कन्फर्म नहीं कर लेता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने मांगी है उसको मिल गई है। द रिटन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ ऑन द agreed acknowledgement and understanding of management of its responsibility by requesting confirmation that it has fulfilled them। तो written representation क्या है? Draw on the agreed acknowledgement and understanding of management of its responsibility by requesting confirmation। वही बात बोल रहे हैं कि हम कब मानेंगे कि उसने फुलफिल कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम उसे कन्फर्म कर लेंगे। तो ऑडिटर में ऑल्सो आस्क मैनेजमेंट टू रीकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट, तो रीकन्फर्म करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये रिकन्फर्मेशन हम कब करेंगे? जब those who signed the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have the relevant responsibility। अभी तक ही ये बोल रहे थे कि मैनेजमेंट से उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि रीकन्फर्म भी करना पड़ सकता है ऑडिटर को जब ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होंगे। अब वो क्या है कि जिसने साइन किया था ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे वो लोग अब हैं ही नहीं, ठीक है, वो चेंज हो गए हैं एंड उनके पास में अब या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं जिन्होंने ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे साइन किया था। साथ में सेकंड सिचुएशन हो सकती है द टर्म्स ऑन विच ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन अ प्रीवियस ईयर। There is an indication that management misunderstand those responsibility and change in circumstances make it appropriate to do so। मतलब जो टर्म्स हैं वो पुराने हो गए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर चेंज हो गए हैं सर्कमस्टांसेस में, या फिर वो वाला मैनेजमेंट ही नहीं है जो जब था जिसने साइन किया था। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को रीकन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में फुलफिलमेंट करा है या नहीं करा है। सो योर essay 580 इज़ ओवर। अब आप जाके अपना essay 580 एक बार देख लो तो उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट करने वाली हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी शॉर्ट टॉपिक। अभी तक की 21 मिनट्स की हो गए हैं, तो आपके 5 टॉपिक्स हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 2, 5, 7 और 3 हो गया, तो अब आपके 5 टॉपिक हो जाएंगे एंड फिर आपके बस 5 टॉपिक बचेंगे। An engagement in which either the financial statements for the prior period were not audited or the financial statements for the prior period were audited by a predecessor auditor। तो एक ऐसा इंगेजमेंट जहाँ पे या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पिछले साल के हैं उनका ऑडिट ही नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो वो पुराने ऑडिटर ने किया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेज इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये पूरा ऐसे का नाम है। In conducting an initial audit engagement, the objective of auditor with respect to opening balances is to obtain sufficient and appropriate audit evidence about। तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में sufficient and appropriate audit evidence obtain करते हैं। इस ऐसे के अकॉर्डिंग हम दो बातों का sufficient and appropriate audit evidence obtain करते हैं। क्या कि जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं, जो पिछले साल के बैलेंसेज आए हैं, पिछले साल की क्लोजिंग ही तो करंट ईयर के ओपनिंग बनते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या वो जो मिस स्टेटमेंट्स ओपनिंग बैलेंस में है वो हमारे करंट पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। एंड appropriate accounting policies reflected in the accounting opening balances have been consistently applied in the current period's financial statements or changes thereto are properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework। मतलब ये कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ओपनिंग बैलेंस में यूज़ हुई हैं, क्या वही अकाउंटिंग पॉलिसी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ हुई हैं, या फिर अगर कोई चेंज हुआ है तो वो सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। आई गेस ये आप लोग को याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस अभी तक की देखी हैं तो ये मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 11 में कि कब हम वो नहीं देखते हैं, आपका पुराना पीरियड का जो पुराने पीरियड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं देखते हैं। तो ये मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 11 में इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग का था कि अगर ऐसा कुछ होगा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ये जो आपका कंपैरेटिव और वो वाला था, याद आ रहा है कुछ?
जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला था तो उसमें एक में तो हम करंट पीरियड का ही देख रहे थे और एक में हम दोनों का देख रहे थे। तो करंट पीरियड वाले में भी हम पुराने पीरियड का हम तब भी देखेंगे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, तो उसमें भी सिमिलर सिचुएशन है। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बार प्लीज़ चैप्टर नंबर 11 का जो लास्ट वाला टॉपिक था उसको जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वो ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, वो ऐसे आपका था ऐसे 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन वाला जो ऐसे था, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एक बार जाके आप उसको देख लेना। द ऑडिटर शेल रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों चीज़ों को चेक करनी है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। ऑडिटर शेल रीड द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी and the predecessor auditor's report thereon if any for the information relevant to the opening balances including disclosure। वो क्या करेगा, जो पुरानी ऑडिटर की रिपोर्ट है उसको रीड करेगा एंड जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको रीड करेगा, साथ में बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स के बारे में भी रीड करेगा। तो ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate audit evidence about whether opening balances contains misstatements that materially affect the current financial statements by। वो ये चीज़ ऐसे चेक करेगा कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। कैसे चेक करेगा, डिटरमाइनिंग वेदर द प्रायर पीरियड्स क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड और व्हेन अप्रोप्रिएट एनी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेगा, वो ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस, जो पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड जो बैलेंसेस हैं वो सही से आए हैं या नहीं, एंड अगर कुछ भी एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है या नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर इसमें दिक्कत है तो मतलब मिस स्टेटमेंट हुई है। फिर सेकंड चीज़ हम क्या चेक करेंगे, डिटरमाइनिंग whether the opening balances reflect the application of appropriate accounting policies। ये भी चेक करेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चल रही है, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन सी और पुरानी में कौन सी। अगर कुछ भी इन दोनों में डिफरेंस है तो मतलब मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं, तो उसको ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग where the prior where the prior year financial statements were audited, pursuing the copies of audited financial statement including the other relevant documents relating to the prior period financial statements। तो इन तीनों में से वो एक चीज़ करेगा, where the prior year financial statements were audited, अगर वो ऑडिट हुए हैं, pursuing the copies of audited financial statement including the other relevant documents relating to the prior period financial statements। तो वो मतलब अगर ऑडिट हुए हैं तो उनकी कॉपीज देखेगा। इवेल्युएटिंग वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस, या फिर वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है तो मतलब करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं ओपनिंग बैलेंस की। और या फिर वो क्या कर सकता है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। इन तीनों में से वो कुछ एक करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, वो ये देखेगा अगर वो ऑडिट हुए हैं तो कॉपीज़ लेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंक्लूडिंग द अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। या फिर वो क्या कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है कि वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड, जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए हैं करंट पीरियड में वो रेलिवेंट है यानी ओपनिंग बैलेंस के लिए। और या फिर वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और फर्स्ट और सेकंड क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ मिस्टेक हुई है जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है, और सेकंड क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। इन तीनों में से अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मतलब मिस स्टेटमेंट हो सकती है ओपनिंग बैलेंस में। सो इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट्स दैट कुड मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शेल परफॉर्म, तो अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट उसको लगती है तो ही शेल परफॉर्म सच additional audit procedures as are appropriate in the circumstances। If the auditor concludes that such a misstatement exists in the current period financial statement, the auditor shall communicate the misstatement with the appropriate level of management and TCWG। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि करंट पीरियड में को भी वो अफेक्ट कर रही है ओपनिंग बैलेंस के साथ में, तो उसको ये चीज़ मैनेजमेंट एंड TCWG को भी जाके बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जो ऐसे 450 उसका नाम क्या है, उसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो इस ऐसे के तहत उसको इन दोनों को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस। द ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कि जो
प्रॉपर मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी हैं जो मतलब रिफ्लेक्ट हो रही हैं ओपनिंग बैलेंस में, वो करंट पीरियड में फॉलो हो भी रही हैं या नहीं, मतलब अभी भी कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर कोई चेंज आया उन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, और वेदर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड। तो अगर कुछ चेंज आया है तो क्या वो प्रॉपरली अकाउंटेड है या नहीं, एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद AFRF, दैट इज़ योर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मतलब वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं, और अगर कुछ चेंज आया है तो क्या वो चेंज प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद में ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंसेस। इफ द ऑडिटर इज unable to obtain appropriate audit evidence regarding the opening balance, the auditor shall express a qualified opinion। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को तो बताएगा ही, साथ में वो मॉडिफिकेशन भी दे देगा, मतलब क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ misstatement that materially affects the current period financial statements and the effect of material misstatement is not properly accounted or not adequately presented or disclosed, तब भी उसको जो है वो मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो इन दोनों ही केसेस में उसको मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी, मतलब वो अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है तब तो उसे क्या देना पड़ेगा, अगर मटीरियल बट नॉट परवेसिव हैं तो क्वालिफाइड, और अगर परवेसिव हैं और मटीरियल हैं एंड अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो डिस्क्लेमर। और यहाँ क्या हुआ, उसको मिस स्टेटमेंट पता लग रही है तो वो क्या देगा, या तो क्वालिफाइड देगा या एडवर्स देगा। तो ये आपका 705 का भी रिवाइज हो गया एंड वो भी आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, तो आपके ये दोनों एसेस जो हैं यहाँ कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 2 टॉपिक या 3 टॉपिक और आएंगे, एंड देन उसके बाद में अब आपके बचे कौन से, 8, 9, 10 बचा, एक आपका 3 बचा एंड एक आपका नहीं 4 बचा एंड एक आपका फर्स्ट बचा। तो फर्स्ट 4 एंड 8, 9, 10 सिर्फ 5 टॉपिक्स आर रिमेनिंग। अब मैं ये देखती हूँ उसको 2 वीडियो में मैं करा सकती हूँ या 3 वीडियो में करा सकती हूँ। मैं कोशिश करके 2 वीडियो में करा दूँगी इसको वाइंड अप। एक टॉपिक हम आधा आधा कर लेंगे दोनों वीडियो में, तो 2.5 टॉपिक ऐसे हो जाएगा। बाकी लेट्स सी कि कितना हो पाता है। So I'm ending this video here, and if you are really finding my videos helpful then please share it with your friends। एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस का आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरे को आज 1-2 कमेंट्स देखने को मिले। तो लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम होता है एंड टाइम की भी बहुत दिक्कत होती है। ये तो रिकॉर्डिंग तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर देती हूँ, बट लाइव क्लासेस में एक प्रॉपर मेरे को स्लॉट अलॉट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ नॉट प्रेजेंटली पॉसिबल फॉर मी। सो दैट इज़ वाई मैं रिकॉर्डेड ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कुछ भी आपको डाउट है तो यू कैन कॉमेंट डाउन, ठीक है ना। तो बस इतना ही। एंड जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एसेस के नंबर बताए थे, जिसको भी याद है तो प्लीज़ उसका एसे का नेम एंड नंबर आपको कमेंट करना है, या जितने भी एसेस के आपको याद आ जाते हैं इंस्टेंटली आप लोग कमेंट कर देना। तो मैं बता रही हूँ आपको सारे के सारे ऐसे नेम एंड नंबर अच्छे से याद हो जाएंगे, वरना आप लोग के लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।